है preposition, it's not preposition, it's preposition. तो pre प्लस पोजीशन, जो पहले पोजीशन हो, किसके पहले पोजीशन हो भाई? किसके पहले पोजीशन हो? नाउन और प्रोनाउन के पहले. तो और डेफिनेशन भी लिख ही लेते हैं कि preposition इज अ वर्ड. आपने खैर ये डेफिनेशन पढ़ी भी होगी, हैंडआउट अपलोड हो चुका है और सारा ज्ञान उसमें थियरी वाला ज्ञान था. तो मैं यहां पे आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीपोजिशन कैसे इंपॉर्टेंट है, किन किन एरियाज को पूछा जाता है जहां प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन with other words, या नाउन प्रोनाउन भी लिख सकते हो, in the same sentence, in the same sentence. तो भाई प्रीपोजिशन वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले पोजीशन होकर उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे नाउन प्रोनाउन से उसका संबंध बताए. ठीक है. नाउन के पहले पोजीशन आपका एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन वही बात कि इनके जो काम है, जो इनका फंक्शन है, वो अलग है. एडजेक्टिव नाउन से पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन विशेषता नहीं बताता. प्रीपोजिशन क्या बताता है भाई? संबंध बताता है. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय, जो संबंध का बोध कराए. राइट. जैसे सेंटेंस बहुत ही सिंपल सा कि भाई ही इज स्लीपिंग इन द रूम, ही इज स्लीपिंग इन द रूम. अब यहां पे क्या देख रहे हो आप कि भाई ही प्रोनाउन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट, और रूम यहां पे नाउन है. इस नाउन से पहले इस इन का इस्तेमाल हुआ है जो कि प्रीपोजिशन है. राइट, जो कि प्रीपोजिशन है. तो अब ये पहले पोजीशन हो गया एक नाउन के, और नाउन के पहले पोजीशन होकर के उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे नाउन प्रोनाउन से इसका संबंध बता रहा है. यानी अगर पूछा जाए कि ही और रूम में किस तरह का रिलेशनशिप है, तो भाई ये इन यहां पे बता रहे हैं कि एक स्टैटिक रिलेशनशिप है. इंसान जब सोया होता है तो डेफिनेटली वो मूवेबल नहीं होगा, मोशन में नहीं होगा. लेकिन अगर वहीं पे हम सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दें और अब हमने इस तरह से लिख दिया कि भाई ही केम इनटू द रूम, ही केम इनटू द रूम. अभी भी देखो मैंने नाउन वही रखा हुआ है, रूम नाउन अभी भी वही है, कमरा, और ही यहां पे प्रोनाउन है, और इनटू अब मैंने प्रीपोजिशन जो है वो चेंज कर दिया. अब यहां पे प्रीपोजिशन चेंज हो गया, और इस प्रीपोजिशन के चेंज होने से इस रूम और उस इंसान के बीच के संबंध में भी बदलाव नजर आ रहा है हमें. अगर इनटू लगा हुआ है तो साफ तौर पर पता लग रहा है कि वहां वो किसी न किसी मोशन में इन्वॉल्व है. अब कोई कमरे में कहीं और से चलते हुए दाखिल हुआ तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करोगे? ही केम इनटू द रूम. और अगर इंसान इस स्टैटिक कंडीशन में बैठा हुआ है या सोया हुआ है तो वहां पे क्या लगेगा? इन. तो प्रीपोजिशन के चेंज होने से उन नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध में भी बदलाव हमें नजर आ रहा है. ये काम होता है प्रीपोजिशन का, और इसीलिए हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड संबंध बोधक अव्यय, जो संबंध का बोध कराए. ये तो बात हो गई इसके डेफिनेशन की और पहचानने की, क्योंकि ये चर्चा जरूरी इसलिए थी क्योंकि भाई एडजेक्टिव भी नाउन से पहले आता है, उसका काम अलग है. वो नाउन से पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है, ये नाउन से पहले आकर के विशेषता नहीं बताता है. ये संबंध का बोध कराता है उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए दूसरे शब्दों के साथ. अब बाकी जो आपके प्रीपोजिशन के टाइप्स हैं वो सब आपको मैंने नोट्स में दे दिए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो सब ज्ञान की बातें हैं. सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, राइट, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, आपके जो भी हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, उन सब की चर्चा हो गई. हमें पॉइंट है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे प्रीपोजिशन के हवाले से क्या क्या जानना चाहिए और क्या क्या पूछा जाएगा. अगर आपने हैंडआउट को खोला है तो उसमें एक चीज लिखी हुई है कि देयर इज नो रूल ऑफ प्रीपोजिशन, दिस इज द बिगेस्ट रूल, कि भाई प्रीपोजिशन का कोई रूल नहीं होता. अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा कहा इसलिए जाता है बिकॉज आप एक ही प्रीपोजिशन के बड़े सारे फंक्शन देखते हैं, आप उसको किसी एक रूल के अंदर ही लिमिट नहीं कर सकते. और बहुत सारी चीजें जो हमें बचपन में हमने सीखी है प्रीपोजिशन के साथ, खासतौर से उनके हिंदी अर्थों को जो हमने दिमाग में बिठा रखा है, वो बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है. अब जैसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कि दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ब्लैंक प्लेस यू, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ब्लैंक प्लेस यू, और ब्लैंक प्लेस के लिए आपको ऑप्शन मिल जाए फ्रॉम, ऑफ, इन, एट. तो अगर बच्चे को पता नहीं है तो 80% स्टूडेंट जो है कम से कम वो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू पे ही टिक करके आएंगे, क्योंकि फ्रॉम का मतलब से उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, जबकि ये गलत है. यहां पे क्या होगा? दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू. लेकिन अगर ऑफ का मतलब आपने की का के दिमाग में बैठा रखा है तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी. आप कहोगे नहीं, यहां पे ये की का के का कोई सेंस नहीं आ रहा है, यहां तो से निकल के आ रहा है, हिंदी में मैं बोल रहा हूं. तो ये एक बड़ी समस्या है. मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस में आपको देखने को मिलेगा. तो मोर ओवर मेरी सलाह आपको यही है प्रीपोजिशन को लेकर के कि हम यहां पे चर्चा तो करेंगे ही, जहां पे मैं इंडिविजुअल प्रीपोजिशंस के अलग अलग यूसेज की चर्चा करूंगा.
और जो दूसरी चर्चा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं ये बातें करूंगा आज की क्लास में कि भाई वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे प्रेपोजिशन का एप्लीकेशन होता है, क्योंकि डायरेक्ट प्रेपोजिशन अब नहीं पूछे जाते, प्रेपोजिशन के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो वो कौन कौन से एरियाज हैं उनकी भी पड़ताल करेंगे हम, और फिर कॉलोकेशंस के ऊपर आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलते हैं कि भाई किस वर्ड के साथ किस पर्टिकुलर प्रेपोजिशन की जोड़ी बनेगी। तो आपने देखा होगा मैंने भी पीछे टेलीग्राम चैनल पे भी, फेसबुक पेज और ग्रुप पे भी जो है आपके कॉलोकेशंस प्रेपोजिशन वाले, वो मैंने में कोई डील हो रही है और उसमें कीमत तय हुई है तो वहां पे ऑन आएगा, और यहां पे अगर किसी ने आपको कोई ऑफर दिया, कोई प्रपोजल दिया और आप उससे सहमत हैं, तो उसमें क्या करोगे आप, प्रपोजल के साथ आपने क्या कर दिया, प्रपोजिशन ऑफर के साथ आपने टू लगा दिया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अभिषेक गुड मॉर्निंग सर, मैं फोर्स मेंबर हूं, ड्यूटी शेड्यूल की वजह से लाइव क्लास नहीं ले पाता, बट रिकॉर्ड वीडियो में कंसिस्टेंटली पढ़ता हूं। बहुत अच्छी बात। अभिषेक कौन से फोर्स में हैं आप? आर्मी, एयरफोर्स? सर आपका एक डायलॉग बोलने से पहले जबान क्यों नहीं कट गई थी? वाकई में लगता है जबान कट गई। ओके ओके अभिषेक, वो तो इसलिए बोलता रहता हूँ कि हमें एहसास हो कि हम आगे से गलतियां ना करें। तो चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो ये हमारे क्या है, इन्हीं को हम कॉलोकेशन कहते हैं। तो आइए अब इन सब चर्चा के बाद सीधे हम पहुंचते हैं उन पॉइंट्स पे जहां पे प्रेपोजिशन के प्रयोग हमसे जांचे जाते हैं, पूछे जाते हैं। और आप देखोगे इसमें भी जो बातें आज बताऊंगा मैं, उसी के ऊपर आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चाहे प्रीवियस उठा के देख लें, या अभी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको वही मिलने वाले हैं। देखो एप्लीकेशन ऑफ प्रेपोजिशन कहां कहां पे है। सबसे पहली चीज है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब, अब फ्रेजल वर्ब आपको जो है वो बहुत परेशान करता है, उसकी लिस्ट मैंने इसीलिए बैच के शुरू में ही आपके पास अपलोड करा दी थी। तो फ्रेजल वर्ब बनेगा ही कैसे, ये आपको पता है। हमने वर्बल फ्रेज और फ्रेजल वर्ब के डिफरेंस को समझा था। जब एक फ्रेज वर्ब के तरीके से काम करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब कहते हैं। एग्जांपल बहुत क्लियर है, लाइक अ टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर is looking into this case. Look into. You should look after your parents. I look up to you. Right? I look up to you. Is looking on somebody outside the window. यहां पे ये सब क्या नजर आ रहा है आपको? एक ही वर्ड था लुक, लुक के आगे हमने अलग अलग तरह के प्रेपोजिशन लगा दिए, तो वो क्या बन गया, वो फ्रेज बन गया। फ्रेज की शर्त क्या थी, फ्रेज शब्दों का समूह होता है, तो इन सभी में आपको मिनिमम दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रेज हो गए। और क्योंकि हर एक फ्रेज एक क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। अच्छा एक बात और भी समझनी है, अब यहां पे आपके समझने के लिए तो मैं प्रेपोजिशन बोल दे रहा हूं, अदरवाइज इसको हम एडवर्बियल पार्टिकल कहते हैं। इन शब्दों को फ्रेजल वर्ब के अंदर जो प्रेपोजिशन दिखाई देते हैं, इन्हें हम प्रेपोजिशन नहीं कहते, इनका जो ग्रामेटिकल नेम है वो एडवर्बियल पार्टिकल है, क्योंकि वर्ब को एक तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं। अब लुक इनटू का मतलब आप सबको पता है, इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच करना, ठीक है ना। लुक आफ्टर का मतलब टेक केयर करना, टू टेक केयर, ध्यान रखना किसी के लिए। लुक अप टू जब आप किसी को करते हो तो आप तो है, अच्छा आप सीआईएसएफ में, ओके अभिषेक। लुक अप टू जब आप करते हो तो जैसे मैं कहूं आई लुक अप टू यू, तो इसका क्या मतलब है, लुक अप टू यू का मतलब हो गया कि मैं बहुत इज्जत की निगाह से आपको देखता हूं। इसी में हो जाता है आई लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन अगर ये तीन शब्द का फ्रेज बन गया तो इससे वर्ब निकलता है कि आप किसी को बिलिटिल कर रहे हैं, नीची निगाह से देख रहे हैं, राइट। तो अगला है लुक ऑन करना, लुक अप टू, लुक ऑन, लुक इन, मतलब हर एक फ्रेज के साथ एक नया वर्ब। तो एक तो एरिया ये है जहां पे आपके प्रेपोजिशन की समझ को टेस्ट किया जाएगा, राइट। फायर फाइटर्स टुक 5 आवर्स टू पुट आउट द फायर। पुट आउट का मतलब क्या है, आग बुझाना। पुट अप अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, ठीक है। पुट ऑन वेट, पुट ऑफ क्लोथ्स, पुट ऑफ क्लोथ्स। ये सब क्या देख रहे हैं आप कि भाई उसी पुट के आगे हमने अलग अलग शब्द लगाए और इनका सभी का मतलब क्या है, अलग अलग है। और इवन एक से ज्यादा मतलब भी हो सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई पूछे कि वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप, तो यहां पुट अप का क्या मतलब है कि आप कहां रहते हो, वेयर डू यू पुट अप। लेकिन वहीं पे अगर आपने कह दिया कि भाई आई वॉज पुट अप विद हिम, आई वॉज पुट अप विद, आई वॉज पुट अप विद हिम इन दिस रूम, इसका क्या मतलब है कि यू डिडंट वांट टू बी विद दैट पर्सन इन दैट रूम बट यू हैड टू, यानी आप नहीं रहना चाह रहे थे फिर भी आपको उस इंसान के साथ उस रूम में रहना पड़ा। तो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पुट अप विद। वहीं पर मैंने कहा पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, तो उस पुट अप का मतलब नोटिस को चिपकाना है, लेकिन वेयर डू यू पुट अप में उसी पुट अप का मतलब क्या है, आप कहां रहते हो। वैसे ही पुट ऑफ क्लोथ्स अगर है या पुट ऑन क्लोथ्स है, तो पुट ऑन क्लोथ्स कपड़े पहनना है, लेकिन पुट ऑन वेट, वेट गेन करना है। पुट ऑफ क्लोथ्स जो है कपड़े उतारना है। लेकिन अगर मैंने सिंपली कहा कि योर आंसर हैज पुट ऑफ मी, तो यहां पुट ऑफ का जो मतलब है वो क्या निकल के आ जाता है कि भाई तुम्हारी जवाब ने मुझे डिसअपॉइंट किया, निराश किया। तो ये है हमारे क्या, फ्रेजल वर्ब। तो इनकी तैयारी हमारी बेहतर होनी चाहिए। आप चाहे बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं या एसएससी के एस्पिरेंट हैं या कोई भी एग्जाम आप राइट करने जा रहे हो, आपको फ्रेजल वर्ब से जरूर क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, और फिलर में मिल जाते हैं। जैसे एसएससी के एग्जाम में देखो फिलर जो है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वोकैबुलरी बेस्ड फिलर पूछा जाता है। आपके सीपीओ के पेपर में कई बार होता है कि भाई 5 प्री में 50 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि तो 5 क्वेश्चन उन्होंने फिलर से दे दिए, और फिलर में एक क्वेश्चन 5 में से वोकैबुलरी बेस्ड हो जाएगा, लेकिन 4 जो है वो ग्रामर बेस्ड ही होंगे। तो अभी जैसे सीजीएल आपको लिखना है नेक्स्ट मंथ में, तो सीजीएल के एग्जाम में भी अगर फिलर का क्वेश्चन आ रहा है तो 2 क्वेश्चन अगर मान लो आ गए, तो उसमें ज्यादातर आपको ग्रामर ही देखने को मिल जाती है। मतलब ज्यादा झुकाव एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स का ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को चेक करने में होता है, और ग्रामर को चेक कहां करेंगे, फ्रेजल वर्ब में चेक कर लेंगे। वैसे उन्होंने सेंटेंस मान लो दे दिया, जैसे मैंने अभी अग्री लिखा था, राइट।
तो ही इज नॉट अग्री ब्लैंक प्लेस प्रिंसिपल। अब उन्होंने ऑप्शन आपको दे दिया एबीसीडी करके, इन वे दैट, इस तरीके से। तो कहने का मतलब इस तरीके से क्वेश्चन वो फ्रेम करेंगे। तो पहला एरिया हमारा फ्रेजल वर्ब का है। दूसरा एरिया क्या है? द सेकेंड थिंग इज, ये पीछे के चैप्टर से बात आती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इस बात का ध्यान रखो, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब से हमें भरपूर क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट में हमने प्रिपोजिशन का इस्तेमाल देखा था। याद है या भूल गए आप? क्या था कॉन्सेप्ट? कि भाई जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो सकर्मक, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं कर्म के साथ। ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, उन्हें प्रिपोजिशन के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती। कैसे सेंटेंस था? याद आया? भूल गए हो भाई आप लोग? आई ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्जा। प्रोनाउंसिएशन इज अ पिज्जा, पिज्जा, इट्स नॉट पिज्जा। तो आता है पिज्जा। एनीवे, सो आई ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्जा। यहां पे आई ऑर्डर्ड फॉर अ पिज्जा अगर आप कह रहे हो तो ये फॉर क्या है? गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ऑर्डर जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, अपने तुरंत बाद अपना कर्म लेता है। उसने क्या ऑर्डर किया? तो एक पिज्जा ऑर्डर किया। ये हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहां से क्वेश्चन भरपूर मिलते हैं। वो आपके चैप्टर में मैंने उनकी पूरी लिस्ट लिखाई थी, जो पेपर में हमारे पास रिपीट होते रहते हैं। एक बार फिर आपको याद दिला देता हूं, आपको क्या क्या मिलेगा पेपर में। आपको डिस्क्राइब के साथ अबाउट लगा के दे देंगे, डिस्कस के साथ अबाउट लगा के दे देंगे, डिस्कस अबाउट, राइट। वो इन्वेस्टिगेट वर्ड के साथ जो है इन्वेस्टिगेट इनटू, ये दे देंगे। ऑर्डर के साथ उन्होंने आपको दे दिया क्या? फॉर, ऑर्डर फॉर। अटैक के साथ वो आपको दे देंगे अटैक्ड ऑन, ठीक है ना? ऑर्डर फॉर, अटैक्ड ऑन। और क्या मिल जाएगा? एम्फेसाइज किया था हमने, ये रिपीट होता रहता है, एम्फेसाइज्ड ऑन, राइट। तो ये जो हमारे केसेस हैं ये बार बार पेपर में रिपीट होते हुए दिखते हैं। डिस्क्राइब अबाउट, डिस्कस अबाउट, इन्वेस्टिगेटिंग इनटू, ऑर्डर फॉर, अटैक्ड ऑन, एम्फेसाइज्ड ऑन, राइट। ऐसे ही एंटर्ड इनटू, ये भी मैंने बताया था वो आपके टाइम पे, कि भाई अगर किसी कमरे में दाखिल हो रहे हो, किसी हॉल में दाखिल हो रहे हो, किसी बिल्डिंग में, तो वहां पे एंटर के साथ आप इनटू का इस्तेमाल ना करें। लेकिन सपोज यू आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी विद अ पर्सन, एंड वो कॉन्ट्रैक्ट आज से रिन्यू हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वी हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम टुडे। तो यहां पे आप इनको ध्यान में रखना है कि भाई इनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये शब्द हमें बार बार रिपीट होते हैं और हमारे जबान पे भी, दिलो दिमाग में भी ये जोड़ियां जो हैं वो थोड़ी प्रभावी होती हैं, क्योंकि बोलने में हम इसका इस्तेमाल करते रहे आए हैं। डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज एक्सपीरियंस, तो डिस्क्राइब्ड अबाउट हिज एक्सपीरियंस नहीं, ही डिस्क्राइब्ड हिज एक्सपीरियंस। तो आप पेपर उठा के देखें, प्रिपोजिशंस के क्वेश्चंस तो आपको दिखाई देंगे काफी संख्या में, जो है नंबर्स में क्वेश्चन आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के आधार पे भी प्रिपोजिशन, क्योंकि प्रिपोजिशन के एप्लीकेशन को ही तो पूछा जाएगा ना। स्कूल का एग्जाम थोड़ी कि पूछेगा बेटा इनके इस्तेमाल कहां कहां होता है, एट का कहां कहां होता है, क्योंकि इस्तेमाल के इतने तरह के रंग हैं, उस रंग को भी देखेंगे हम, उनकी पड़ताल करेंगे। और वो सब तो हम किताबों में पढ़ ही रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा काम सबसे पहले ये है कि पेपर के लिहाज से आप ये जान लें कि कहां कहां पे इसका एप्लीकेशन है। हमेशा स्मार्ट तरीके से स्टडी किया जाता है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। तो ये चलिए आपका ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब की बात हो गई। और अब अगली जो बात है, वो कौन सा एरिया है जहां पे प्रिपोजिशन का इस्तेमाल हमें दिखाई देता है? तीसरा ये एरिया आपका जो है वो प्रिपोजिशनल कॉलोकेशन का है। प्रिपोजिशनल कॉलोकेशन का है। कॉलोकेशन वर्ड का मतलब तो जानते हैं आप सभी लोग, क्या मतलब था कॉलोकेशन का? A group of words which by default come together, which by default come together. नहीं आदित्य, बताया था लिस्ट वाले सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। तो नोट कर लीजिए, बात कर लेते हैं फिर आगे। हाँ जी, अब जरा मैं प्रिपोजिशनल कॉलोकेशन से क्या कहना चाह रहा हूं वो समझ लो आप। देखो हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें, जैसे अभी हमने देखा क्वेश्चन, वो प्रयोग देखा किसका? अग्री वाला। अब जैसे एंग्री वर्ड है, तो एंग्री के साथ एट भी लगता है और एंग्री के साथ विद भी लगता है। तो हमें यह जानना बड़ा जरूरी कि कब कौन सा प्रिपोजिशन किस कॉन्टेक्स्ट में लगेगा। बात समझ में आ गई? तो अभी हम उसी की लिस्ट यहां पे लिख लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कि भाई कौन कौन से वो कॉन्टेक्स्ट हैं जहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई एक ही वर्ड है लेकिन उसके साथ अलग अलग प्रिपोजिशंस हैं। अब जैसे बात ऐसी ही है ब्लाइंड की। अब ब्लाइंड ऑफ भी होता है और ब्लाइंड टू भी होता है। ब्लाइंड ऑफ भी होता है, ब्लाइंड टू भी होता है। ब्लाइंड ऑफ का इस्तेमाल कब होगा? जब कोई इंसान लिटरली जो है वो उसकी एक आंख खराब है,
यानी अगर वो फिजिकली अंधा है तो हम वहां पे ब्लाइंड ऑफ कर लेंगे, लेकिन अगर मेंटल एस्पेक्ट में कि भाई आपको कोई चीज साफ साफ सबको नजर आ रही है बट आप उसकी तरफ एक तरीके से उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, यू आर ब्लाइंड टू दैट थिंग, तो वहां पर टू आ जाएगा। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, यहीं से हमें बार बार ट्रिकी क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे हमारा ज्ञान जो है वो अप्लाई नहीं हो पाता। बिल्कुल सुनील, वेरी गुड। वहां पे एंग्री विद द पर्सन एंड एंग्री एट थिंग्स, बिल्कुल। मिस्टेक, जैसे आप किसी की गलती पे अगर नाराज हैं तो वहां पे आप एंग्री कर लोगे, और अगर किसी इंसान के साथ नाराज हो तो वहां पे क्या कर लोगे आप, एंग्री विद का इस्तेमाल कर लोगे। तो आप क्या चाहते हैं, सबसे पहले मैं सिंपल प्रीपोजिशन, देखो ये तो मैंने वो डिस्कस कर लिया जहां जहां एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन है जो हमें पेपर में आएगा। अब क्या चाहते हैं आप, पहले सिंपल प्रीपोजिशन डिस्कस कर लें, जो बचपन से सुन पढ़ रहे हैं उसमें जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं, जो अभी तक हमने किया, हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन समझ ली, उसका एडजेक्टिव से क्या फर्क है वो समझ लिया, उसके अलावा क्या किस बात को समझा कि पेपर के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां पे प्रीपोजिशन के ज्ञान, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन का एप्लीकेशन होता है, प्रयोग होता है प्रीपोजिशन का, तो वो हमें समझ में आया कि फ्रेजल वर्ब हमारे पास प्रीपोजिशन का लोकेशन है, और ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब के जो कॉन्सेप्ट है वहां से भी हमें भरपूर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर मुझे ये तो समझ आ गया है कि भाई जब मैं प्रीपोजिशन को रिवाइज करूंगा तो इन एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करूंगा। कहां कहां, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, तो किस नाउन के साथ, फिर वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, कहां पे किसकी जोड़ी बनती है, जैसे अफ्रेड ऑफ बट फियर फ्रॉम, तो जैसे ये एब्सटेन फ्रॉम, यू एब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, वहीं पे अवर्स टू, तो अवर्स वर्ब है, यू अवर्स टू दिस थिंग एंड यू रिफ्रेन फ्रॉम दिस थिंग। तो इनकी पूरी जोड़ियां मैंने शेयर की है, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया है, टेलीग्राम पे भी, फेसबुक पेज पे भी, ग्रुप पे भी। आज देखूंगा, समय मिलेगा तो मैं उसे फिर से रीशेयर कर दूंगा कि आपको ऊपर मिल जाए और आप अपने मोबाइल में उसे रख सकें और उसको पढ़ सकें आसानी से, ठीक है। चलिए, तो आइए मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछता हूं, आपका ज्ञान चेक करते हैं। प्रीपोजिशंस, बेसिक प्रीपोजिशंस जो हैं हमारे, उनके प्रयोग को समझते हैं। Between versus among versus amongst, between versus among versus amongst, amid versus among, in versus into, on versus onto versus upon, by versus with, by versus with, to versus toward, बहुत ही बेसिक सा है बट लोग गड़बड़ करते हैं, beside versus besides। हाँ जी, चलो आप मुझे जरा इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना के दो। टू राइट सेंटेंसेस आउट देयर इन योर कमेंट सेक्शन बाय यूजिंग दीज प्रीपोजिशंस। 2 मिनट का समय है आपके पास, देखते हैं कितने सेंटेंसेस आते हैं, उसके बाद फिर मैं चर्चा करता हूं इनके ऊपर। सब वही बिटवीन में ही है, क्या अखिलेश, राहुल, सुनील, पंकज, आसिफ, आ जाओ। तो बिटवीन हमने देखा हुआ है, बचपन से पढ़ा भी है कि ये 2 एंटिटीज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी 2 चीजों के लिए। अब जैसे यहाँ पे बिटवीन 4 एंड 5 को क्लॉक लिखा, तो जाहिर तौर पे यहाँ 2 टाइम, मतलब 4 बजे और 5 बजे के बीच में की बात आप कर रहे हैं, तो 2 एंटिटीज होंगे, बिटवीन राहुल एंड अंकित, राहुल ने लिखा हुआ है, और बिटवीन 2 सन्स अखिलेश ने लिखा हुआ है। तो ये बात हमारे दिमाग में बैठी हुई कि बिटवीन 2 के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस ज्ञान को हम थोड़ा सा रिफाइन करेंगे और ये भी समझेंगे कि बिटवीन का इस्तेमाल आप 2 से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। हाँ जी, क्या कहा मैंने, बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 एंटिटीज, लेकिन किस हालात में, क्या कंडीशन है उसकी, अगर वो 2 से ज्यादा चीजें जो हैं, जो एंटिटीज हैं, वो अगर एक ही अम्ब्रेला के अंदर आती हैं, यानी एक ही फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो वहां पे हम 2 से ज्यादा के लिए बिटवीन का इस्तेमाल कर लेंगे। सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, जैसे कहा जाए कि दिस रेजोल्यूशन हैज बीन पास बिटवीन 5 कंट्रीज हैविंग वीटो पावर्स एट यूनाइटेड नेशंस। क्या कहा मैंने, बिटवीन 5 कंट्रीज, 2 नहीं 5, लेकिन मैं उन 5 देशों की बात कर रहा हूं जिनके पास यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर है, तो वहां पे हमने बिटवीन कर लिया। ऐसे सपोज किसी स्पोर्ट्स का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उस टूर्नामेंट के अंदर सपोज 5 अलग अलग टीमें खेल रही हैं, लेकिन क्योंकि वो सारी टूर्नामेंट के अंदर ही हैं, तो वहां पे भी हम बिटवीन दोस 5 टीम्स ये कह सकते हैं, बिकॉज वहां पे जाहिर तौर पे अब ऐसा नहीं कि 5 टीम एक साथ कभी भी गेम होता है तो टीम तो 2 ही खेल रही होती है ना, लेकिन वो अलग अलग टाइम को पहले खेले कि भाई ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच है, फिर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच है, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, मैच विल ऑलवेज बी हैपनिंग बिटवीन 2 टीम्स ओनली, बट बिकॉज देयर आर 5 टीम्स इन दैट पर्टिकुलर कप या टूर्नामेंट, उनके लिए भी हम क्या कर लेंगे, बिटवीन का इस्तेमाल कर लेंगे। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ये नहीं कि कहीं दिखाई दिया तो हमने उड़ा दिया, इसे जब अखबार पढ़ोगे तो आप इंटरव्यू से नजर आपको आएंगे। अब अमॉन्ग और अमॉन्ग्स्ट सबको पता है कि भाई मोर देन 2 के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर दिक्कत आती है अमॉन्ग और अमॉन्ग्स्ट में क्या फर्क है। ये बता देता हूं, जो पुराना कॉन्सेप्ट था जो किताबों में लिखा है और जो आपको पता भी है, वो क्या कि भाई अमॉन्ग्स्ट के बाद जो शब्द आप लिखते हो उसकी शुरुआत किसी वॉवल से होनी चाहिए, जैसे अमॉन्ग्स्ट अस, अमॉन्ग्स्ट अदर्स। अब यहां पे क्या देख रहे हैं हम, यू और ओ, ये दोनों वॉवल के शब्द हैं, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब ये चीज थोड़ी सी आर्किक हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, और ये जरूरी नहीं है कि उसके बाद आया हुआ शब्द वॉवल हो या कॉन्सोनेंट हो। अब जो फर्क है वो ध्यान से सुन लीजिए। अभी जो फर्क है वो है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का, क्योंकि अमेरिकन आप जानते हैं शॉर्ट फॉर्म को प्रेफर करते हैं, हर शब्द का छोटा आ जाता है, 1 2 का वाना, राइट, वाना, गाना,
कॉटा। तो वो शब्दों को छोड़ा कर देते हैं। प्रोग्राम की स्पेलिंग आपको शायद मैंने बताई थी कुछ दिन पहले कि आप कभी भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लिखोगे तो आप PROGRAMME लिखोगे। प्रोग्राम, ये ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है। अमेरिकन ने क्या कर दिया, PROGRAM कर दिया। कलर में वो COLOR कर देते हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो COLOUR है। तो हम स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो बात उसी से दिमाग में आपको रहेगा कि भाई जो छोटा शब्द दिख रहा है मुझे अमोंग, ये प्रेफरेबली कहां इस्तेमाल हो जाता है, ये अमेरिकन में और ये ब्रिटिश में। लेकिन आप इसका इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर जगह अब अमॉन्ग्स्ट लगाते फिरेंगे। आप अमॉन्ग बिल्कुल लगाइए। अब इन द प्रेजेंट टाइम अमॉन्ग एंड अमॉन्ग्स्ट बोथ आर इंटरचेंजेबल, यानी एक दूसरे के बदले एक दूसरे इस्तेमाल करे जा सकते हैं। कोई हार्ड टाइट रूल नहीं है कि भाई अगर वावल आएगा तो अमॉन्ग्स्ट लगाओगे। और ये बात और पे भी अप्लाई होती है। जैसे मैंने यहाँ अमिड लिखा है अगला, क्योंकि बड़े अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। अमिड है, अमिक्स्ड है, इसी के आगे वो अमिक्स्ड कर देंगे, जैसे अमॉन्ग्स्ट कर दिया। तो उसमें वही फंडा था, पुराना फंडा वही था कि भाई वावल और कॉन्सोनेंट वाला, लेकिन अभी इंटरचेंजेबल है, कोई इसका मतलब हार्ड टाइट रूल कुछ ऐसा नहीं है। हाँ जी, तो जरा इनमें अमिड और अमॉन्ग की बात कर लेते हैं। देखो अमॉन्ग जो है ना, इसके बाद आता है क्या, काउंटेबल नाउन आता है। काउंटेबल नाउन आएगा अमॉन्ग के बाद, जबकि अमिड के बाद क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट। तो जैसे पहले अमॉन्ग दीज स्टूडेंट्स, अमॉन्ग दीज पीपल, लेकिन अमिड दिस chaos, अमिड दिस chaos, यानी इस chaos के बीच में। तो वहां बीच में के लिए क्या आ गया, अमिड आ गया मिडिल में। तो अब chaos का मतलब क्या होगा, CHAOS, chaos। बहुत सारे लोग चाओस पढ़ते हैं, नॉट चाओस, इट्स chaos। तो chaotic सिचुएशन का मतलब क्या है, जहां कंप्लीट डिसऑर्डर है, मेहम है, अपहीवल है। पैंडेमोनियम वर्ड हमने किया था, उसे क्या कहा गया, दैट वुड बी कॉल्ड chaos। तो अब chaos काउंटेबल नाउन थोड़ा, ये वो अनकाउंटेबल है, वहां पे अमिड का इस्तेमाल करेंगे। अमिड अमॉन्ग को परेशान करे तो आप इस बात पर ध्यान देंगे, आपका काम बन जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं इन, इनटू, ऑन टू, अपॉन की। तो प्रीपोजिशन में एक बात तो आप भी मानोगे कि एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एट की बात करें हम, अभी हम एट और इन भी करेंगे। एट का इस्तेमाल जो है वो टाइम के लिए भी होता है और प्लेस के लिए भी होता है। आप ये कह सकते हो कि भाई शी लिव्स एट अंधेरी इन मुंबई। तो शी लिव्स एट अंधेरी इन मुंबई, यहाँ पे अंधेरी के पहले भी एट आ गया, जो कि जगह ही है। और आप जब कहते हो एट 8 o'clock, एट 9 o'clock, तो यहाँ पे एट का इस्तेमाल आप टाइम के लिए भी कर रहे हैं। तो एक ही प्रीपोजिशन टाइम के लिए भी हो जाता है, प्लेस के लिए भी इस्तेमाल हो लेता है। ये भी प्रीपोजिशन की खास बात है। तो मैंने कहा कि आप सिर्फ एक रूल के अंतर्गत इनको नहीं डाल सकते। स्कूल में वही बात की जरूरत सीमित थी, तो उस समय हमें उस तरह के कानून दे दिए गए। लेकिन वही बात कि आप कानून के अंदर इनकी सभी बातों को लेके नहीं आ सकते, वो तो हमारी सहूलियत के लिए दिया जाता है। गुजारिश बस ये कि ज्यादा पढ़ो, ज्यादा सुनो, क्योंकि प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा यूज होने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आते हैं, क्योंकि ये संबंध बोधक हैं, यही रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं एक्चुअली। और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने कहा अच्छी इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है, पूरा का पूरा मामला उनके उनका प्रीपोजिशन के ऊपर सो कॉल्ड डिपेंडेंट है। जितना आप पढ़ेंगे सुनेंगे उतना ज्यादा यूसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते चले जाएंगे। तो फिर आपको किताब लेकर रटना नहीं पड़ेगा कि इसके साथ इसकी जोड़ी बनती है, राइट। एनीवे, इन और ऑन और इनटू, ऑन टू और अपॉन, इनको मोटे मोटे तौर पर सबसे पहले हम किस कैटेगरी में, किस बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई इन और ऑन जो है वो स्टैटिक है, क्योंकि इनटू, ऑन टू, अपॉन के अंदर मोशन इन्वॉल्व है। सबसे पहला ये क्राइटेरिया हम बना करके इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब मोशन वाला क्या मामला है भाई, जैसे हमें बचपन से पढ़ाया गया कि बेटा जो डाउनवर्ड मोशन है उसके लिए क्या लगता है, इनटू। जो अपवर्ड मोशन है उसके लिए क्या लगता है, अपॉन। और वो जो लगभग उसी तल पे एक मोशन हो रहा है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे, ये ऑन टू हो जाता है। लेकिन आप खुद देखो कि क्या सिर्फ यही यूसेज है क्या इसके, क्या हमेशा जैसे कैट जंप्ड इनटू द वेल, तो बिल्ली ने ऊपर से वेल में छलांग लगा दी तो वहां इनटू द वेल हो गया। डॉग जंप्ड अपॉन द वॉल, अप ऑन, ऊपर की तरफ छलांग लगाई कुत्ते ने तो वो अपॉन हो गया। और आप जो है ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ट्रेन से आप प्लेटफॉर्म पे कूद गए, यू जंप्ड ऑन टू द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ट्रेन, राइट। मेट्रो में सफर करो, बिल्कुल पैरेलल प्लेटफॉर्म होता है, तो ये तो हमने बना लिया। लेकिन आप खुद ही देखो, आपको न्यूज़ में क्या सुनने को मिलता है कि द ट्रक रैम्ड इनटू द कार, रैम्ड इनटू द कार। अब रैम्ड इनटू द कार का ये मतलब थोड़ी कि धरती भाव के कार घुस गई और ट्रक कार के पीछे पीछे घुसा चला गया, नहीं। अब वहां पे टक्कर के लिए आप रैम्ड इनटू का इस्तेमाल करते हैं, ये जाके पेड़ में टक्कर मार दी वहां इनटू आ जाएगा। तो मैं वही बार बार ये सारी एग्जांपल दे रहा हूं ना कि इस बात से हम बाहर निकलें कि इनको बस रट लो, यही उनके यूसेज। जितना पढ़ोगे सुनोगे देखोगे उतने यूसेज आपको समझ में आएंगे। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास इन, इनटू, ऑन टू, अपॉन का मोशन के लिए है। इन और एट की भी बात करेंगे, ऑन का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं वो भी देखेंगे। स्टैटिक केस आपको बताया, हमने कहा कि ही सिटिंग इन द रूम, तो बैठा हुआ है, सोया हुआ है, लेटा हुआ है, या द बॉटल इज ऑन द टेबल, द बॉटल इज ऑन द टेबल, तो टेबल के ऊपर बॉटल है, स्टैटिक कंडीशन में रखी हुई है। अब आ जाइए बाई और विद की बात करते हैं। क्या फर्क है बाई और विद में भाई, व्हाट इज द डिफरेंस, आई एंड विद, कोई बताएगा। दिवाकर दिस योर फर्स्ट लाइफ क्लास, ओके भाई, वेलकम। Kasa cares I purchased your second English batch. They complete entire syllabus in 62 classes. Now this batch 100 plus classes. बिल्कुल कासा में वही कहता हूँ कि हर बैच नया होता है, तो बात से अगर बच्चों के से पता लगता है कि कितना गहराई में और जाना है, तो ये सारे के सारे बैचेस जो हैं इंग्लिश स्पेशल 10 के बाद वो सब 100 आर से ऊपर के। चलिए जी, तो समझ लो इसको भी, बाई और विद का फर्क समझ लो। क्या फर्क है, एजेंट का क्या मतलब है कि किसी काम को जब किसी चीज के द्वारा कराया जाता है तो यानी खुद नहीं किया जा रहा, कोई एजेंट उसको कर रहा है। और इंस्ट्रूमेंट, अब इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि भाई बीटन विद अ स्टिक, ही वाज बीटन विद अ स्टिक। अब वही एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ही वाज बीटन अप विद अ स्टिक। अब यहाँ पे बाई स्टिक नहीं होगा, क्योंकि आप डंडे को पकड़ के धुलाई करते हैं सामने वाले की, ऐसा नहीं कि डंडे को फेंक के वार किया जाता है, डंडे को हाथ में पकड़ के वार किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटन विद अ स्टिक। लेकिन वहीं पे जैसे हिंदी में जो हमारे पास शब्द है हथियारों के लिए, अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र, तो शस्त्र क्या थे, वो हथियार जिनको आप साथ में हाथ में पकड़ के वार करते हैं, जैसे तलवार हो गया। लेकिन अस्त्र क्या है, जिसे फेंक के वार किया जाता है, तो जिसको फेंक के वार करोगे वहां पे बाई आ जाएगा, बिकॉज आप खुद नहीं कर रहे। अब मान लो पेपर में आते सेंटेंस की ही वाज किल्ड बाय एन एरो या विद एन एरो, तो किसके साथ जाओगे आप, ही वाज किल्ड बाय एन एरो या विद एन एरो। हाँ जी, बाय एन एरो या विद एन एरो, बाय एन एरो, वेरी गुड पंकज। तो वो बाय एन एरो है, तो
ऐसा नहीं कि आप तीर लेके पीछे भाग रहे हैं, आपने तीर चला दिया और वो जाकर के अपना काम करेगा वहां पे, राइट? तो बाई एन एरो आएगा यहाँ पे, बिल्कुल। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। और इसलिए देखो, जो भी हमारे ट्रैवलिंग के अलग अलग माध्यम हैं, उन सभी के साथ हम बाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाई रोडवेज, बाई एयरवेज, बाई। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो जैसे आपने रोडवेज की बात की, तो इसका क्या मतलब कि वो बस जो है वो एजेंट है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रही है। तो वहां पे हम एजेंट के लिए हम बाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, और इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या कर लेते हैं, विद का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सेंटेंस लिखी लो, ही वाज किल्ड बाय एन एरो, बस यही फर्क है। विद का मतलब साथ में हो गया, ही वाज किल्ड विद अ नाइफ। प्रेमी ने प्रेमिका की चाकुओं से गोद कर हत्या की, हिंदी अखबारों में ऐसी न्यूज मिलती है। तो वो क्या है, चाकुओं से गोद कर, दिस इज व्हाट, वहां पे विद आ जाएगा। वेरी गुड पूजा, राहुल। वुड कट द ट्री विद द शॉप सा, बिल्कुल। चलो जी, टू और टुवर्ड्स दिया हुआ है, क्या फर्क है इसमें? नमस्ते जाता, हाँ जी, टू और टुवर्ड्स में क्या फर्क है? व्हाट डू यू थिंक? इसको भी जैसे मैं मेट्रो अनाउंसमेंट का एग्जांपल ले लेता हूं, वो भी ट्रैवल करते हैं, आप सुनाई देता है अनाउंसमेंट हमें कि भाई ट्रेन इज मूविंग टू नोएडा सिटी सेंटर। अब तो नोएडा सिटी सेंटर से आगे हो गया, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया। तो ट्रेन इज मूविंग टू नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी या टुवर्ड नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्या सुनने में आता है? ऑब्जर्व किया करो ऐसी जगहों पे जहां पब्लिक अनाउंसमेंट्स होती हैं, क्योंकि पब्लिक अनाउंसमेंट्स या जो न्यूज रीडर्स होते हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लिश न्यूज जरूर सुने। मैं बार बार इस बात की गुजारिश करता हूं, टेलीविजन पे नहीं तो कम से कम यार ऑल इंडिया रेडियो का ऐप भी आता है शायद, अभी तो ऑल इंडिया रेडियो का ऐप है, या सुबह तो उसमें तो आप आई थिंक कभी भी सुन सकते हैं उनके प्रोग्राम। नहीं तो आप सुबह और शाम की कम से कम 15 मिनट की जो इंग्लिश न्यूज आती है, स्टार्ट लिसनिंग टू दैट, एंड दैट विल हेल्प यू आउट इन इंप्रूविंग योर लैंग्वेज स्किल्स, बिकॉज यू विल लर्न द राइट प्रोनाउंसिएशन। जो न्यूज रीडर है वो प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही करते हैं, तो वो आपको सुनेगा, तो कानों में आता है ना, मुंह से बोल बाहर आता है भाई। आप देखो, हम जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, हमारे बोलने में उस राज्य का असर नजर आता है, वहां के बोलने के तरीके का पता लगता है वहां पे। इसको हम क्या कहते हैं, एमटीआई, मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो व्हाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, यू शुड स्पीक इन अ स्टैंडर्ड मैनर, ना कि बोलने से लगे गुजराती बोल रहा है, अंग्रेजी, पंजाबी बोल रहा है, बिहारी बोल रहा है, उड़िया बोल रहा है, बंगाली बोल रहा है, यूपी वाला बोल रहा है, हरियाणवी बोल रहा है। ये रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए जब हम इंग्लिश बोलें। तो आप अपनी मातृभाषा बोलें। आप देखें रणदीप हुड्डा हरियाणवी एक्टर हैं, हरियाणवी जब बोलते हैं तो बिल्कुल अच्छी बोलते हैं, और जब इंग्लिश बोलते हैं तो वो भी स्टैंडर्ड बोली जाती है। तो उसमें मिक्सिंग नहीं आनी चाहिए, और ये कोशिश कब होगी, ये बड़े लेवल तक नहीं हो पाती। आप चाहे प्रधानमंत्री मोदी की अंग्रेजी सुन लें, या उनके पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की इंग्लिश सुन लें, या राष्ट्रपति हमारे जो रहे इनसे पहले आपके प्रणब दा बंगाली, आप उनकी इंग्लिश सुन लें। इतने बड़े बड़े पदों पे पहुंचने के बाद भी मदर टंग नहीं छूट पाता। तो बंगाली लोग जो है वो बी को भ बोलते हैं। आप कन्हैया कुमार को सुने, बिहार में ड़ को र बोल देते हैं, र को ड़ बोल देते हैं। मैं सड़क पे जा रहा था, मेरे को पकड़ लिया, तो वो सड़क और पकड़ नहीं आएगा, वहां पे र आ जाएगा। वी को भ बोल देना, मैं नर्वस आ गया था, या स और श का फर्क न पता लगना, ये यूपी में दिखाई देता है, उधर दिखाई देता है। तो दिस इज व्हाट, आप आपकी अपनी बोली है हिंदी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यू नो इंग्लिश जो है आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव देती है, आपको उस जगह से उठाकर कहीं और ले जाने की क्षमता ये भाषा रखती है। तो आप जब बड़े हो रहे हैं, आपके पेड़ की डालियों का विकास हो रहा है, तो जाहिर तौर पे ये उस समय ना पता लगे, कोशिश करनी पड़ेगी। और उसका तरीका वही, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में पैसे खराब करके नहीं आएगा। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में जाकर 3000 4000 दिलाओगे एक महीने का, उससे अंग्रेजी नहीं आने वाली। ये आदत है बचपन की। वैसे छोटा बच्चा जिस घर में पैदा होता है वही बोलने लगता है, क्योंकि वही बोलना वो सुन रहा है अगल बगल घर वालों से। उस तरह से उसकी निकलने लगी, तो कानों में वही डालो जो मुंह से निकालना चाहते हो। अगर आपको अपनी इंग्लिश पसंद नहीं आती, आप बोलने से कतराते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, या सही वोकल इंटोनेशन नहीं है, वोकल एनर्जी सही नहीं है, वॉइस का प्रोजेक्शन बेहतर नहीं है, शब्दों का उच्चारण साफ नहीं है। भाई बोलने की क्षमता ही हमें जानवरों से अलग बनाती है, ये ऊपर वाले की नेमत है, और हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं वही बता रहा हूँ, फ्री का सोर्स है। इंग्लिश क्लास में बैच खत्म होने के कगार पे है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें कर ले रहा हूँ हर दिन 5-7 मिनट आपसे। ये एक्स्ट्रा बातें कुछ आपको शायद चेंज कर जाए, तो आदत डाल लो। अगर मान लो आप में से बहुत सारे लोगों की समस्या ये होगी कि सर इंग्लिश समझ तो आ जाती है, लेकिन मैं बोल नहीं पाता। कुछ लोगों की समस्या ये होगी कि नहीं सर, कोई इंग्लिश तेज बोलता है, मतलब फास्ट पेस में बोलता है, तो मेरी समझ में कम आता है। सबके दर्द अलग अलग है। तो अब आपको ये समझना है कि मैं किस लेवल पे हूं अभी। अगर आपको अंग्रेजी समझ में कम आती है, तो सबसे बेहतर तरीका ये कि ऑल इंडिया रेडियो पहले हिंदी दी जाएगी 15 मिनट, 9:15 से लेकर 9 बजे तक रात में, और फिर 9 बजे से लेकर 9:15 तक इंग्लिश में आएगी। आप कान में हेडफोन लगाई देते हो, बेहतर है कि उसमें कुछ ढंग का सुन लो, rather than गाने सुनने के अलावा, यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देख के टाइम खराब करने के अलावा। बस यही वो समय है जब आप अपने आप के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना आप अपने अंदर इन्वेस्ट करोगे, उतना जीवन आपको रिटर्न देगा। जो भी समय लगा रहे हो आप, जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, सब चीज का ध्यान रखो कि भाई मेरी जिंदगी में वो हर एक चीज इनपुट है, जहां मेरी आंखें लगती हैं, जहां मेरा दिमाग लगता है, जहां मेरा कान लग रहा है। और फिर अपने आप से पूछो क्या जिंदगी में मुझे इससे कुछ आउटपुट मिलने वाला है। अगर जवाब नहीं में आता है, तो तुरंत उसको तत्काल प्रभाव से वहां पे बंद कर दें, खुराक वो लीजिए जो आपको चेंज करे। तो हम बहुत ब्लेस्ड जनरेशन है कि हमारे पास ये सारी चीजें अवेलेबल है अपने आप को बेहतर करने की। कितनी बार मैंने बताया, बहुत सारे बच्चे जीडीपीआई के लिए पूछते रहते हैं, भाई ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, पैसे देने को तैयार रहते हो, सर बैच लाइए, बैच लाइए। अरे सर बैच ला करके 20 घंटे 30 घंटे अगर पढ़ा भी देंगे, तो क्या तुम्हारी जिंदगी के पिछले 10 साल 15 साल की आदत बदल दूंगा मैं? आप खुद बदल लो, खुद लिख लोगे। तो अगर आप सुन रहे हो राज्यसभा टीवी, आरएस टीवी, राज्यसभा टीवी पे बिग पिक्चर प्रोग्राम आता है, मैंने कई बार चर्चा की है, अगर आप ये देखते हो रोज का आधे घंटे का, तो क्या आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं कर पाओगे? यहाँ पे हमेशा करंट अफेयर, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस की है या इंटरनेशनल है, उसी की चर्चा होगी। 4 पैनलिस्ट बैठ करके इंग्लिश में बात करेंगे, आप किस तरीके से बात रखनी है, कैसे किसी बात को सपोर्ट किया जाता है, कैसे किसी की बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया जाता है, राइट? बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए बोलते समय, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, आईज का मूवमेंट कैसा है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व करो। पैसे देकर भी कोई नहीं सिखाएगा, ये जैसे खाते हैं तो फिनिशिंग स्कूल में ले जाते हैं, मोटे पैसे लेते हैं इन चीजों के लिए। तो आप ऑब्जर्व करके इन चीजों को सीख सकते हैं, यहां से कंटेंट भी मिलेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कम लैटर, कम्युनिकेशन तो बाद की बात है, पहले तो कंटेंट चाहिए। बात होगी तब तो बात करोगे, और बात क्या किसी की क्लास से आ जाएगी? अरे वो रोज आदत में शुमार होना चाहिए कि सोने से पहले मैं किसी भी वेबसाइट से, किसी भी सोर्स से जो है रोज आधे घंटे जो है करंट अफेयर्स उस दिन का वो पढ़ करके ही सोऊंगा, चाहे वो नेशनल इंपॉर्टेंस की है इंटरनेशनल। I will read that out, I will listen to that, I watch that video which cover all the important things what happened in that particular day। और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रात के समय पूरे दिन की जो भी चीजें होती हैं उसका निचोड़ आपको दिलाते हैं। तो आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट, आपको पता है जीएस जीके हर जगह पूछा जाना ही है यार, ना भी पूछा जाए तो भी एक जिंदा आदमी की पहचान है कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसे पता होना चाहिए, पेपर पास करने के लिए नहीं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नीति आयोग के बारे में पढ़ लो, एक एग्जांपल के तौर पर बात कर रहा हूं मैं। तो इससे आपका रुझान बढ़ेगा, अंग्रेजी का एक्सपोजर बढ़ेगा। जितना ज्ञान हम लेते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, तो बार-बार सेंटेंसेस में डालने की कोशिश करता हूं, बेटा बताओ कौन सा फ्रेज है ये, कौन सा क्लॉज है ये किस लिए कि आपकी आदतें बदलें, आप आइडेंटिफाई कर पाओ। तो ये अप्लाइड ग्रामर है। अगर ये सब ज्ञान किताबों में नहीं लिखा है क्या? बिल्कुल लिखा है, क्यों दिमाग में नहीं घुसा? क्योंकि एप्लीकेशन नहीं किया हमने, हम उसको रट के बैठ गए। अरे एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन कहां देखोगे? जब
सुनोगे इंग्लिश, पढ़ोगे इंग्लिश, देखोगे इंग्लिश, तब जाकर के ये चीजें आपकी बेहतर होंगी और एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और तब इनके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इंग्लिश एफर्टलेसली बेहतर होगी। तो बिग पिक्चर प्रोग्राम सुनिए और ऑल इंडिया रेडियो पे सुबह और शाम की न्यूज जरूर सुने आप, ठीक है ना। एक तो वो डेस्टिनेशन की बात करता है, ये मोटा सा थोड़ा सा फर्क है, ऐसे डाल सकते हैं दिमाग में, डेस्टिनेशन और डायरेक्शन। अब जैसे नोएडा सिटी सेंटर की बात की, तो भाई नोएडा सिटी सेंटर से वो ये पॉइंट है सर्कल वाला, अब नोएडा सिटी सेंटर में जैसे भी जा सकता हूं, जैसे भी जा सकता हूं, जैसे भी जा सकता हूं, ये डेस्टिनेशन वाला पॉइंट हो गया। तो तू कोई निश्चित रास्ता नहीं बताता भाई, अब आपको कहीं पहुंचना, वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, तो आप शॉर्टेस्ट रूट के साथ पहुंच सकते हैं। जैसे जीपीएस पहुंचाता है हमें कि भाई इस रूट पे ट्रैफिक है, आप इधर से जाओ तो जल्दी पहुंच जाओगे, पहुंच रहे हो वहीं पे, यानी रास्ता निर्धारित नहीं होता। लेकिन जैसे मेट्रो का लाइन है, मेट्रो का रूट है, वो तो निर्धारित है ना, पटरी कहीं और थोड़ी पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब कि जब डेस्टिनेशन के साथ साथ एक निश्चित डायरेक्शन भी हो, तो हम वहां पे टूर लगा लेते हैं, जबकि टू जो है वो बात किसकी करता है, सिर्फ डेस्टिनेशन की। बिसाइड बहुत ही बचकाना है ये, खैर बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में, और बिसाइड का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, ठीक है। तो ये हमारे सिंपल सिंपल प्रिपरेशन है, इसमें और भी है। मैंने डेली यूज में कॉम्प्लेक्स वर्ड सुना, चलो बहुत अच्छी बात है। यही चीजें अच्छी है कि आप सुनते हो, पढ़ते हो, तो चीजें मिलती हैं आपको। पीयूष सर, दिस माय फर्स्ट लाइव क्लास, स्टिल क्लियर ऑल माय कांसेप्ट्स। चलो बहुत अच्छी बात है पीयूष, यही चीज अच्छी लगती है कि लाइव ना भी पढ़ो आप तो कहीं पे कंफ्यूजन नहीं आता, मैं बार-बार इसकी कोशिश करता हूं। अच्छा, एक चीज की परमिशन आपसे लेनी है अभी, अब जैसे 2 दिन हमारे पास ऑफ है, तो आप चाहते क्या है कि मैं प्रिपरेशन के जो बाकी बचे वीडियोस हैं, जो आपको पता है समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, हैंड आउट अपलोड हो चुका है, तो प्रिपरेशन के जो बाकी बचे वीडियोस हैं वो मैं अपलोड करा दूं, या आप उसे लाइव क्लास में डिस्कस करना चाहते हो, तो अपलोड हो जाएगा तो फिर काम आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने इस वीक में खत्म करने की बात की थी सिलेबस, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे उसे प्रैक्टिस के साथ साथ। तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। आनंद वो कैब बैच अगले महीने की बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलेगा आपको। चलो ठीक है, सभी जो है अपलोड करवाने के पक्ष में है। हाँ बिल्कुल, पढ़ना ही है हमें यार, उसमें क्या है। हाँ चलो ठीक है, नवदीप, शिवम, पंकज, निर्भय, सुनील, मोहित। तो उसके बाद हमारे पास 2 टॉपिक और बचेंगे, या अगर आप चाहते हो कि हम इसको लाइव में पढ़ें तो मैं 2 हल्के जो टॉपिक हैं कौन से, लेकिन वो फिर बीच में आ जाएगा वीडियो, क्वेश्चन टैग और आर्टिकल। उसको क्वेश्चन टैग में, क्योंकि वही बात बहुत ही बचकानी चीज है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा है तो डज है तो डजंट कर दो, तो उसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको वीडियो भी अपलोड करा सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक हम प्रैक्टिस करें, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना प्रैक्टिस करें, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं ग्रामर के और एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जरिए। चलिए ठीक है, मैं खुद देख लेता हूँ कि क्या अपलोड करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए, वो मैं देख लूंगा। ओके अजय, काफी दिन बाद लाइव अटेंड करें, बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्वेश्चन टैग में क्योंकि छोटे से पॉइंट है, थोड़ी सी बात है जिनका ध्यान रखना होता है, तो 2 दिन छुट्टी आपको मिलती है, आप उसमें उन चीजों को कवर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।